Welcome to Why Dot Management Equity. So in our previous class we have completed monopoly. तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मोनोपोली पढ़ा था. आज की क्लास में हम लोग ओलिगोपॉली देखेंगे और उसके साथ थोड़ी सी मीनिंग हम लोग डिओपॉली की भी समझेंगे. ओलिगोपॉली का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर कराऊंगी. एज वेल एज जो उसकी डिमांड कब होती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओलिगोपॉली कंपटीशन. तो बेसिकली ओलिगोपॉली कंपटीशन होता क्या है? देखिए, ओलिगोपॉली दो वर्ड से मिलकर बना है. जैसे कि आप पहले ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है? ओलिगो. ओलिगो और ओलिगो रेफर्स टू क्या होता है? ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू. और यहाँ पे उसके बाद हमारा क्या है? पोलस. तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है? पोलस. पोलस का मतलब आपका क्या होता है? पोलस मतलब होता है सेलर. तो यहाँ पे हम क्या किस चीज़ की बात करते हैं? फ्यू सेलर की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है? ओलिगोपॉली कंपटीशन में यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स. यहाँ पे सेलर्स जो हमारे क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स हमारे यहाँ पे होते हैं. ठीक है. एंड ओलिगोपॉली मार्केट इज अ सिस्टम ऑफ अ मार्केट वेयर देयर आर मोर देन वन वेंडर. ओलिगोपॉली मार्केट यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे एक वेंडर से ज़्यादा वेंडर्स हमारे होते हैं. वेंडर हमारे क्या होते हैं? एक वेंडर से ज़्यादा वेंडर होते हैं. बट फॉर ट्रेडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर गुड बट देयर आर अ वेरी फ्यू वेंडर. वेंडर्स एक से ज़्यादा होते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. 2-4 होते हैं, 6-7 होते हैं, ऐसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं. तो यहाँ पे ओलिगोपॉली का मतलब ही ये होता है. ओलिगो मतलब फ्यू एंड सेलर का मतलब क्या हुआ? सेलर का मतलब आपका है यहाँ पे पोलस का मतलब क्या है आपका? सेलर. यहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं. सो फ्यू सेलर सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या होता है? जो ये लोग प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं एज वेल एज हमारे क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे होते हैं? जो मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको बताया. तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं. होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है. होमोजीनियस का मतलब क्या? वो प्रोडक्ट जो हमारे कलर साइज शेप हर चीज़ में जो सेम हो, एकदम पूरा टू कॉपी, एक आइडेंटिकल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल जो होती है, ये हमारी क्या होती है? होमोजीनियस होती है. ठीक है. एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हमारी क्या होती है? जो सेम नहीं होती है, जो अलग अलग है. जो हमने क्या मोनोपॉलिस्टिक में जो हमने पढ़ा था, मोनोपॉलिस्टिक हमारी परसों की वीडियो थी जो हमने उसमें पढ़ा था, वो हमारी क्या थी? वहाँ पे हम लोग कैसे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज़ करते थे. ठीक है. सो So in oligopoly market, every seller influence and is influenced by the behavior of other firm. So oligopoly market में जैसा कि आपने ये चीज़ देख लिया कि यहाँ पे क्या होती है? फर्म्स जो हमारी क्या होती है? वो फ्यू फर्म्स होती है. हमारी फर्म्स क्या होती है? वो फ्यू फर्म्स हमारी होती है. तो यहाँ पे हर फर्म, कोई भी मान लीजिए फर्म है, इतनी सारी फर्म है. यहाँ मान लीजिए फर्म ए है, ये फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है. ठीक है. कोई भी फर्म अगर अपनी प्राइसेस को चेंज करती है तो इसके प्राइस को चेंज करने की वजह से, प्राइसेस को चेंज अगर करती है तो इनके प्राइस को चेंज करने की वजह से बी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, सी पे भी पड़ेगा, एज वेल एज डी पे भी पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सपोज मान लीजिए कि ए ने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, तो प्राइस के इंक्रीज़ करने से क्या होगा? जो उसके जो कस्टमर्स होंगे, मतलब कि कहने का मतलब ये क्या है कि जो उसके कस्टमर होंगे ए के, वो क्या करेंगे? बी सी डी फॉर्म पे चले जाएंगे. मतलब उसके कस्टमर क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे. ठीक है. और जैसे ही ए ने अपनी प्राइस को कम किया तो उससे क्या होगा? जो बी सी डी के जो कस्टमर्स होंगे वो क्या करेंगे? ए के पास चले जाएंगे. सो यहाँ पर क्या है कि ये ए खुद भी इन्फ्लुएंस हुई. खुद कब इन्फ्लुएंस हुई? जब इसने प्राइस को रेज़ किया. जैसे इसने प्राइस को रेज़ किया, उससे क्या हुआ कि जो इनके कस्टमर्स थे वो बी सी डी के पास चले गए, बी सी डी फॉर्म में चले गए. वैसे ही अगर इसने जैसे प्राइस को कम किया तो उससे क्या हुआ? जो बी सी डी हमारी थी वो इन्फ्लुएंस हमारी कम किया, तो जो बी सी डी के पास जो कस्टमर थे वो ए के पास आ गए. तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि एवरी सेलर इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियर ऑफ अदर फर्म. हर सेलर क्या होता है? ये खुद भी इन्फ्लुएंस होता है और दूसरे फर्म्स को भी क्या करता है? अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. देयर आर हैंडफुल फर्म मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स. बहुत सारे ऐसे फर्म्स, मतलब कुछ ही ऐसे फर्म्स है, बहुत सारे नहीं, कुछ ही ऐसे फर्म्स है जो हमारे क्या करते हैं? ट्रक को मैन्युफैक्चर करती हैं, ट्रक मैन्युफैक्चर करती हैं. जैसे कि टाटा मोटर्स है, अशोका लेलैंड है, महिंद्रा है. ये सब चीज़ें हमारी क्या है? कुछ ही ऐसी फर्म्स है. कहने का मतलब ये है कि ट्रक को मैन्युफैक्चर करने वाली जो फर्म्स है वो कुछ ही है. ये ओलिगोपॉली मार्केट में आता है. जैसे कि आपने पढ़ा ना कि ओलिगोपॉली कंपटीशन में होता क्या है? यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट्स जो सेल किए जाएंगे वो प्रोडक्ट्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं, एज वेल एज आपके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं. मतलब ये कि उस प्रोडक्ट में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग. एज वेल एज यहाँ पे होमोजीनियस भी प्रोडक्ट्स होते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कि वो साइज, कलर, शेप हर चीज़ में क्या होती है? एकदम आइडेंटिकल होती है. ठीक है. ओलिगोपॉली मार्केट में जैसा कि आपने पढ़ा कि कोई भी फर्म अगर कुछ भी चेंजेस अगर अपने में करता है तो उसका बहुत अच्छा खासा असर क्या होता है? दूसरे फर्म्स पे पड़ता है. तो ठीक है. तो यहाँ पे जो मेन आपका पॉइंट है वो क्या है कि आप यहाँ पे लर्न करके रखेंगे क्या? फ्यू
सेलर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है क्या, फ्यू सेलर, क्योंकि आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, वहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अ बायर एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में भी आपके क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अ बायर और सेलर होते हैं। मोनोपोली में आपके क्या होती है, सिंगल सेलर होता है। ओलिगोपोली में क्या होता है, आपकी फ्यू सेलर्स होते हैं। वैसे ही आप डिओपोली जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट के जो सेलर होंगे वो बस दो होंगे, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं। पोली का मतलब हर जगह सेलर ही होता है और ओलिगो का मतलब हर जगह क्या होता है, फ्यू ही होता है। ओके, तो ये मैंने आपको कवर कराया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल आपको देकर रखा है कोक एंड पेप्सी का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या देखिए, कोक एंड पेप्सी जो हमारे थे, हमारे जो कोक एंड पेप्सी थे, ये कभी भी ओलिगोपोली मार्केट में नहीं थे। ये ओलिगोपोली मार्केट से ये नहीं आए थे। हमारे कोक एंड पेप्सी क्या थे, ये ओलिगोपोली मार्केट से नहीं थी, बट इनके कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी, इनका कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि वैसे तो अगर आप देखिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में और भी ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक की अगर आप देखें तो और भी ऐसे फॉर्म्स है सॉफ्ट ड्रिंक के, बट यहाँ कोक एंड पेप्सी को ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोक एंड पेप्सी हमारी ऐसी है जो हमारी मार्केट में आज सबसे ज़्यादा चल रही है। सो यहाँ पे कोक एंड पेप्सी ने अपनी जर्नी जो है ओलिगोपोली मार्केट से स्टार्ट नहीं की है, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ, इनका ग्रोथ इतना अच्छा हुआ, मतलब कि इनकी सबसे ज़्यादा अगर सेल देखें तो कोक एंड पेप्सी का ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कोक एंड पेप्सी ने ही सबसे ज़्यादा क्या किया है, मार्केट को कवर करके रखा है। कोक एंड पेप्सी ने क्या किया, सबसे ज़्यादा मार्केट को कवर करके रखा। तो इन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से मार्केट में अपनी ओलिगोपोली क्रिएट कर दी है, मतलब कि कुछ फ्यू ही फर्म्स है जिनके बीच में अच्छे खासे कंपटीशन चल रहे हैं। जैसे आप कार के ब्रांड्स में अगर आप देखें तो कार के कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर हैं। तो हम लोग ओलिगोपोली कॉम्पिटिशन इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चले इसके आगे, नेक्स्ट है हमारा डिओपोली कंपटीशन। अब डिओपोली कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे टू फर्म्स होते हैं, दो फर्म्स होते हैं, सेल अ प्रोडक्ट और टू अ लार्ज नंबर ऑफ अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर और बायर तो हर जगह हर केस में क्या होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अ कस्टमर होते हैं, एज वेल एज आप बायर कह सकते हैं। डिओपोली में फर्म जो होती है, मतलब सेलर जो होते हैं वो टू सेलर होते हैं, यहाँ पे बस दो ही सेलर होते हैं, बस दो सेलर होते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये मेन पॉइंट है आपकी। जिस भी कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, परफेक्ट हो इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट में तीनों आ जाते हैं आपके, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सब आ जाते हैं। उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको वहाँ पे ये चीज़ बताना होगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट वो कंपटीशन में बनाया जाता है, एज वेल एज कितने लार्ज नंबर, कितने कस्टमर्स होते हैं, कितने बायर्स होते हैं, लार्ज कस्टमर्स होते हैं एज वेल एज लार्ज बायर होते हैं, सिंगल सेलर होता है या फ्यू सेलर होता है, ये सब आपको बताना वहाँ मस्ट होगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने क्या लिखा है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय टू फर्म इज होमोजेनियस एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। यहाँ पे क्या है, डिओपोली में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। होमोजीनियस नेचर में मतलब आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिकल नेचर का होता है, एज वेल एज जो भी प्रोडक्ट होता है उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब दो फॉर्म में जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ अगर खरीदनी होगी, सपोज़ जैसे मान लो कि फर्म ए है, फर्म बी है, सपोज़ मान लीजिए आपकी फर्म ए है और फर्म बी है, ठीक है, दो फर्म है। ये भी, ये अगर कुछ प्रोड्यूस कर रही है और ये कुछ प्रोड्यूस कर रही है, आप ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इनका कोई अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको जो भी चीज़ परचेज़ करना हो, जो भी ये प्रोडक्शन कर रही है, आप यहीं से खरीदेंगे। आपके पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर इन्होंने कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस की तो आप यहीं से खरीदेंगे, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं वो कि आप सब्स्टिट्यूट ले लें। तो इस तरीके से भी अगर आप सोचें कि अगर इनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो ये अपने प्राइस को भी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मोनोपोली में हमने ये चीज़ पढ़ा था कि मोनोपोली में मतलब कि सिंगल सेलर होता है, और सिंगल सेलर क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो वहाँ पे सेलर ही हमारा सिंगल है, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे, तो वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है उसकी प्राइसिंग, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सेलर है वो सिंगल है हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पेप्सी एंड कोका कोला इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ पे पेप्सी एंड कोका कोला, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो और भी ड्रिंक्स आते हैं, तो हाँ ड्रिंक्स आते हैं, बट जितना पॉपुलर, जितना फेमस या फिर जितना डिमांड पेप्सी एंड कोका कोला का आपका है, उतना डिमांड आपकी किसी और का नहीं है, ठीक है। कोई और ड्रिंक का, कोई और सॉफ्ट ड्रिंक का नहीं है जितना आपका पेप्सी एंड कोका कोला का जितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो टफ कंपटीशन है, ये इन दोनों के बीच में टफ कंपटीशन है, ठीक। तो ये क्या कर सकते हैं, अब डिओपोली मार्केट में ये है, इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो देखिए रियल लाइफ में मार्केट में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो फर्म होमोजीनियस मतलब कंप्लीटली आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रियल लाइफ में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि रियलिटी में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो फर्म जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें कि पेप्सी एंड कोक जो है ये एक दूसरे के, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट हैं।
और आप ये भी चीज़ देखिए कि पेप्सी एंड कोक ये होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? भले ही इनका कलर हो सकता है सेम हो, बट इन दोनों का टेस्ट क्या है वो डिफ़र करता है, तो ये कभी होमोजेनियस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते। एज़ वेल एज़ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि रियलिटी में कभी ऐसे नहीं होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट कोई फर्म जो होता है एक साथ बनाए, कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं कि डिओपॉली में क्या होते हैं, 2 फर्म्स होते हैं और दोनों फर्म क्या करती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जिनका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यहाँ मैंने पेप्सी एंड कोक का एग्जांपल दिया, बट आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना अपने एग्जाम में कि पेप्सी एंड कोका कोला एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, बट ये होमोजेनियस नहीं है। ये होमोजेनियस नहीं है, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है? इन रियलिटी ऐसा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि 2 फर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्या है हमारा, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैंने आपको क्या किया था, परफेक्ट कंपटीशन के में बताया था। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, मैंने परफेक्ट कंपटीशन जिस वीडियो में कवर कराई है मैंने आपको ये बताया है। प्योर कंपटीशन में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो कर रही है मार्केट, तो वो प्योर में आ जाती है, ठीक है? जैसे कि लास्ट नंबर ऑफ अ बायर एंड सेलर, एक ये पॉइंट होता है। दूसरा ये कि फर्म को फ्रीडम होती है एंट्री एंड एग्जिट की। और दूसरा ये होता है कि दूसरा ये है, तीसरा ये होता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। जो भी मार्केट ये 3 पॉइंट अगर फॉलो कर रही है, ये 3 पॉइंट अगर जो भी मार्केट फॉलो कर रही है, तो वो हमारी क्या होती है, प्योर कंपटीशन होती है। क्या? लार्ज नंबर ऑफ अ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट आपकी होती है। और तीसरा हमारा क्या होता है, फ्रीडम होता है एंट्री एंड एग्जिट का, हमारा क्या होता है, फ्रीडम होता है यहाँ पे। तो ये 3 पॉइंट जो है होता है, अगर आपकी ये 3 पॉइंट कोई भी मार्केट अगर फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये कि वो प्योर कंपटीशन में है, ठीक है? और इसके सिवा जितने भी हमने जितने भी मैंने फीचर्स आपको पढ़ाए थे परफेक्ट कंपटीशन में, 4 और फीचर्स होते हैं। अगर उन 4 फीचर को, अगर ये 4 फीचर इन 3 फीचर के साथ ऐड कर दें, तो 4 वो 7 फीचर मिला के जो भी मार्केट क्रिएट होता है वो हमारी क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन में आती है। तो ये चीज़ मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ाया था कि प्योर एंड परफेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। सेकंड है हमारा क्या, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। यहाँ पे सेकंड क्या है हमारा, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली है हमारा, ठीक है? थर्ड है हमारा कोलिसिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपॉली एंड फोर्थ है हमारा नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली। इसको एक-एक करके मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली। प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपॉली में आप ये चीज़ समझ सकते हैं, इट अकर व्हेन द फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपॉली कब क्रिएट होता है, जब हमारी फर्म क्या करती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बनाती है। हमारी फर्म क्या करती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्म्स मिल के होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाए, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता, बट प्योर और परफेक्ट ओलिगोपॉली तब कहा जाता है जब हमारी फर्म क्या होती है, मिलकर होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है। सेकंड हमने देखा परफेक्ट और इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। देखिए इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली, इफ द फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट मार्केट। अब डिफरेंशिएटेड के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि जिसको आप शेप, कलर, साइज, उसके स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, उसके फीचर्स के बेसिस पे आप जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं हम, समझ सकते हैं कि हाँ इसमें इसके फीचर्स अलग है, इसके फीचर्स अलग है, ठीक है? तो वो आपका क्या होगा, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आ जाए। कोई भी फर्म अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है? उस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट मार्केट बोलेंगे। कोई भी फर्म अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो किस मार्केट में कही जाएगी, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट मार्केट में। थर्ड है हमारा क्या, थर्ड है हमारा कोलिसिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। थर्ड हमारा क्या है, कोलिसिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली है। कॉलेजिव और कोऑपरेटिव ओलिगोपॉली में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फर्म्स होती हैं और वो आपस में अपने कॉपरेशन के साथ ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होगा या फिर कितना, सारे फर्म्स को मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे फर्म्स मिलकर डिसाइड करती हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ओलिगोपॉली में मैंने आपको बताया सपोज 7 फर्म है, ठीक है, 7 फर्म है। अब 7 फर्म ने क्या किया, यहाँ पे मिल करके इन लोगों ने 7 फर्म ने क्या किया, यहाँ पे मिल करके इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे और कैसे, कितनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, ठीक है? इट इज़ अ कोलिजिव ओलिगोपॉली। क्या होता है, इफ द फर्म कोऑपरेटिवली डिटरमाइन देयर प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज़ अ कोलिजिव ओलिगोपॉली। कोलिजिव ओलिगोपॉली रेफर टू अ सिचुएशन वेयर फर्म फॉर्मली और इनफॉर्मली agree to limit competition between themselves. They may fix price, set output quota, limit product promotion in each other territory. तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए कॉलेजिव ओलिगोपोली बेसिकली ये किया क्यों जाता है, क्यों ऐसे सेट किया जाता है कि चलिए हम लोग मिलके आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम प्राइस क्या रखेंगे, हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से हम प्रमोशन करेंगे, कितने एडवर्टीजमेंट हम लोग करेंगे, ये सब चीज़ें की क्यों जाती है। देखिए बेसिकली इन सब चीज़ों को करने के पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है
कि अपने लिए क्या करते हैं फर्म्स, अपने लिए कंपटीशन को कम करती हैं, अपने लिए क्या करती हैं कंपटीशन को कम करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7 फर्म्स है, अब सातों फर्म ने जो होता है मिलके इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखेंगे, किस हिसाब से, ठीक है, कितने आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से मोड ऐसे फॉलो करेंगे जिससे वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, किस किस टेरिटरी में कहाँ कहाँ पे वो अपना एडवर्टीजमेंट देंगे। इससे क्या होगा, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे फर्म्स मिलकर डिसाइड कर लेती है तो सबको एक दूसरे की चीज़ें पता है। जब सबको एक दूसरे की चीज़ें यहाँ पे पता रहेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कॉलेजिव और कोऑपरेटिव, कॉपरेशन से आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे एग्जाम में कॉपरेशन वर्ड से याद रख सकते हैं कि जब सारे फॉर्म ने कॉपरेट करके जब सारा काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म्स क्या होती हैं, यहाँ पे सेलर क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए कॉपरेशन करके सब कुछ एडजस्ट करना, सब कुछ एक साथ मिलकर मैनेज कर लेना, कॉम्पिटिशन को कम कर देना आसान हो जाता है। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ कॉल्यूजन। यहाँ पे दो तरह की कॉल्यूजन होता है, एक होता है कि हमारा कार्टेल कॉल्यूजन होता है और दूसरा हमारा प्राइस लीडरशिप यहाँ पे होता है। कार्टल्स का मतलब क्या होता है, देखिए कार्टल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ फर्म्स मिलकर आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि वो किस हिसाब से प्राइसिंग करेंगे, कितने आउटपुट जो होगा वो प्रोड्यूस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब कि सब आपस में मिलकर इन लोगों ने डिसाइड कर दिया। कुछ फर्म्स क्यों करती है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था, एक बार बता चुकी हूँ मैं कार्टल्स का मीनिंग आपको। यहाँ पे कुछ फर्म्स कंपटीशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, आपस में डिसाइड कर लेती हैं सब कुछ मिलकर, ताकि उनका कंपटीशन जो है वो कंट्रोल हो जाए। कार्टेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्टल्स में कुछ फर्म्स मिलकर क्या करती हैं, अपने प्राइसेस को क्या करती हैं, कर लेती हैं, ठीक है। क्यों फिक्स कर लेती हैं, अपनी इंडस्ट्री की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आपने तय कर आपकी मार्केट शेयर क्या रहेगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, तो उसकी वजह से आपकी कंपटीशन कम हो जाएगा, और कंपटीशन के कम होते ही क्या होगी, इंडस्ट्री की प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर होने लगेगी। कैसे, मान लीजिए कि कम से कम प्राइस भी अगर ये लोग रखते हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ होगा कि उनके कस्टमर्स बने रहें, और कस्टमर्स उनके बने रहेंगे, कस्टमर्स अगर उनके बने रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो प्रॉफिट होगा, जो उनका रेवेन्यू होगा, वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एंड प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या होता है, देखिए प्राइस लीडरशिप में आप ये चीज़ समझेंगे कि सारे फर्म्स मिलकर क्या करते हैं, एक फर्म को एक प्राइस लीडर, मतलब कि एक लीडरशिप उनको दे देते हैं कि वो प्राइसिंग क्या होगा डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपने प्रॉफिट कंपटीशन में पढ़ा था, इंडस्ट्री क्या होती थी, वहाँ पे हमारी प्राइस मेकर होती है, और हमारी फर्म्स क्या होती थी, वहाँ प्राइस टेकर होती थी। बट यहाँ पे सारे फर्म्स को मिला करके सारे फर्म्स मिलकर क्या करेंगे, एक फर्म को बना देंगे, प्राइस मेकर बना देंगे उसको, और वो जो प्राइस सेट करेंगे वो बाकी सारे फर्म्स उनको फॉलो करेंगे। मतलब कि यहाँ पे फर्म ही क्या होती है, फर्म कोई बना दिया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्राइस मेकर, और जितने भी दूसरे फर्म्स होती हैं, जितनी भी फर्म दूसरी हैं, वो इसी को फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नॉन कॉलेजिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। नॉन कॉलेजिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली में जैसा जैसे हमने कॉलेजिव में पढ़ा कि वहाँ पे कॉपरेशन होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन कॉलेजिव ओलिगोपोली रेफर टू सिचुएशन वेयर ओलिगोपोलिस हैव नो एग्रीमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल tacit between themselves. Firms are strong rival of each other, that is they prefer to have competition rather than cooperation. फर्म्स को यहाँ पे क्या मंजूर होता है कि हम लोगों के बीच में कंपटीशन रहे, ना ही कॉपरेशन रहे। मतलब कि यहाँ पे कॉपरेटिवली फर्म्स मिलकर ये चीज़ डिसाइड नहीं करते कि उनके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी और उसकी आउटपुट कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे कॉलेजिव एज वेल से हमारे कोऑपरेटिव ओलिगोपोली का ये क्या होता है, हमारा ऑपोजिट होता है पूरी तरीके से। ना ही यहाँ पे कोई एग्रीमेंट होता है और ना ही यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपने कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए। तो नॉन कॉलेजिव हमारा क्या होता है, वो कॉलेजिव का ऑपोजिट होता है, मतलब कोऑपरेटिव ओलिगोपोली का ऑपोजिट होता है। आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सबको डिसाइड कर लिया जाता था, यहाँ पर वैसा नहीं होता है। देन इसके बाद हम लोग देखें तो फीचर्स है हमारे, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट फीचर है हमारा फ्यू फॉर्म इन इंटरडिपेंडेंस, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, रोल ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये हमारे 7 फीचर्स मैंने यहाँ पे आपको इसमें दिए हुए हैं। अब वन बाय वन करके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट है हमारा फ्यू फॉर्म्स। तो मैंने आपको ये चीज़ बता ही दिया है कि यहाँ पे फॉर्म्स जो होते हैं वो क्या फ्यू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट सीवियर कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट फॉर्म एंड ईच फॉर्म ट्राई टू मैनिपुलेट बोथ प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्शन सो दैट दे कैन ग्रैब मोर एंड मोर कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा है कि फ्यू कम फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फ्यू होती है, कम होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, सीवियर कॉम्पिटिशन होता है अमंग डिफरेंट फॉर्म्स के बीच में, जितनी ही फॉर्म्स होती है, मान लीजिए 7 ही फॉर्म्स है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा खासा तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है हर फॉर्म के बीच में। क्यों, किस बात का कॉम्पिटिशन, यहाँ पे प्राइसेस को और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करके क्या किया जाता है, कंपटीशन को क्रिएट किया जाता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो क्या कर सके, ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ऑटोमोबाइल का एग्जांपल दिया है। ऑटोमोबाइल में जो बेस्ट कंपनीज होती है वो थोड़े बहुत ही है, ठीक है। तो वो किस तरीके से वो करती हैं, किस तरीके से अपने कस्टमर को ग्रैब करती हैं, प्राइसेस को ऊपर नीचे करके
जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है, जो भी वो गाड़ी बना रही है, उसमें कुछ फीचर्स नए ऐड करके, ठीक है, वॉल्यूम पे प्रोडक्शन को बढ़ा के घटा के, इस तरीके से क्या होती है, ये क्या करती है, कंपटीशन को क्रिएट करती है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं, मतलब कि मैं अगर आपको बताऊँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए हैं गाड़ियों के, बट आप ये चीज़ देखिए कि ओलिगोपोली मार्केट के लिए कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो पॉपुलर है और जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उन लोकल ब्रांड्स की बात नहीं हो रही है, बस वही 2-3 ब्रांड्स की बात हो रही है जो ज़्यादा डिमांड में है, जिनकी सेल ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट में हमारा है एक्शन, सॉरी, इंटरडिपेंडेंस है। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारे फर्म्स जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट रहती है। कैसे, एक फर्म कोई भी अगर चेंजेस करता है, भले वो प्राइस को इंक्रीज़ कर दे या फिर कम कर दे, या फिर आउटपुट को जो होता है वो इंक्रीज़ कर दे या फिर कम कर दे, इनका असर दूसरे फर्म्स पे भी पड़ता है, बहुत डायरेक्टली फर्म्स पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही फर्म्स है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड है। तो एक जगह अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे फर्म के पास चले जाएंगे। बाय चेंजिंग प्राइस वन फर्म और बाय इंक्रीजिंग फीचर बाय वन फर्म अफेक्ट अदर फर्म टू मेक चेंजेस। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि प्राइसेस को चेंज कर दिया या फिर फीचर्स आपने कुछ इंक्रीज कर दिए, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे दूसरे फर्म्स होंगे, जैसे मान लीजिए A B C D हमारे ये फर्म्स हैं, इन्होंने क्या किया, अगर इसने कुछ चेंज किया तो इसका असर तुरंत इस पे पड़ जाएगा, ठीक है। कोई फीचर्स अगर अपने प्रोडक्ट में इन्होंने ऐड कर दिया तो क्या होगा कि इन सारी को भी कुछ ना कुछ इनोवेशन उसमें करना पड़ेगा, कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ेगा अपने डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमारा है सेकंड पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। अब नॉन प्राइस कंपटीशन से ये चीज़ समझ सकते हैं, मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको ये चीज़ बताया था। नॉन प्राइस कंपटीशन को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्राइस रिजिडिटी भी यहाँ पे हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होती है प्राइजेस में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे दूसरी फैसिलिटीज़ देते हैं, दूसरे दूसरे ऑफर्स देते हैं। जैसे कि ऑफर हम लोग देते हैं, क्या ऑफर देते हैं, यहाँ पे गिफ्ट हम लोग देते हैं, गिफ्ट्स हम लोग गिफ्ट देते हैं, हैम्पर यहाँ पे होता है, हैम्पर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ऑफर्स में जैसे क्या होता है कि बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफर होता है, वो वाला ऑफर यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं अपने कंपटीशन को इंक्रीज़ करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्राइजेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ना ही यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके से आपकी प्राइस या सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जो भी चेंजेस, जो भी मतलब डिमांड को इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो भी डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, जो भी सेल को आपको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लीजिए प्रमोशन ही कर रहे हो, तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो कुछ ना कुछ तो होगी ही, ठीक है। आप प्रमोशन ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए या प्राइस रिजिड रखा जाता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए जाते, दूसरे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइस रिजिडिटी रिफर टू द सिचुएशन इन व्हिच प्राइस टेंड टू स्टे फिक्स्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, ठीक है। ऑफर क्या किया जाता है, यहाँ पे गिफ्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में ये होता है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे बैरियर होता है एंट्री एंड एग्जिट का, मतलब एंट्री और एग्जिट करना इतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता, देखिए यहाँ पे कई पेटेंट्स करा के रखे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब जाहिर सी बात है, यहाँ जो मैंने आपको ये चीज़ बताना था, देखिए यहाँ पे क्या होती है, फ्यू फर्म्स होती हैं, ठीक है, और फ्यू फर्म्स मिलकर ही पूरा मार्केट को क्रिएट करती हैं। यहाँ पे जो ये फ्यू फर्म्स होती है ना, वो अपने में ही इंडिविजुअली वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कि वो मिलकर एक मार्केट क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी बड़े कंपनी को आप रन कर रहे हो, ठीक है, जो पॉपुलर है, तो वहाँ अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे कैपिटल का भी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई कंपनी है जो पहले से ही बड़ी है, ठीक है, उन लोगों ने मिलके, उन सारे मतलब जो भी बड़ी-बड़ी कंपनी से सारे फर्म्स ने मिलकर अपनी एक ओलिगोपोली मार्केट क्रिएट की है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी फर्म नई एंटर करना चाहती है तो वहाँ पे कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे क्या होगा, हमारा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पेटेंट करा के अगर चीज़ें रखी गई है तब भी आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि पेटेंट कराने के बाद बस उन्हीं के पास राइट रहती है उसको बनाने की, ठीक है। कंट्रोल ओवर क्रूशियल रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रहेगा। आर सम ऑफ द रीजन विच प्रिवेंट न्यू फर्म टू एंटर इनटू मार्केट। मार्केट से एंटर करने के लिए ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनकी वजह से आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, एज वेल एज आप उसमें एग्जिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एंट्री अगर मुश्किल है, ठीक है, कोई दूसरी फर्म वहाँ पे जा नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उस मार्केट को एग्जिट करके भी वहाँ से अगर निकल के अगर आप चले जाते हैं, तो उसकी कोई तो ऐसा होगा ना जो उसको चलाएगा, उस कंपनी को, या फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट करेगा, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेगा। कंज्यूमर की डिमांड तो नहीं खत्म हो जाएगी ना, उस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई तो वहाँ रहेगा। तो यहाँ पे निकलने के लिए भी अगर आप देखें तो बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो वहाँ से इतनी आसानी से एग्जिट भी नहीं कर सकते। क्योंकि ओलिगोपोली फर्म में क्या होती है, देखिए वैसे तो कोई निकलना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यू फर्म्स है, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन भी परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम ही कंपटीशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंट्री बैरियर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस दिए हैं, आप इस रीजंस को पढ़िएगा। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट मैंने ये चीज़ आपको बताया है
कि रोल ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट के भी बारे में मैंने आपको पहले समझाया था कि सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। जो भी आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में ला रहे हो, प्रमोशन करने के लिए जो भी आप खर्चे कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी आप खर्चे कर रहे हो, वो आपकी क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है। तो इस केस में क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट आपकी हाई ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो फर्म्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, ठीक है, और फर्म्स फ्यू होते हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि आपने प्रॉफिट कॉम्पिटिशन में देखा कि वहाँ पे क्या चीज़ होता है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो वो उनका क्या है ना कि हर जगह वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर वो थोड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट कम भी करेंगे ना तो उनका चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू बायर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सारे फर्म्स के बीच में आपस में तगड़ी कॉम्पिटिशन होती है। भले 6-7 ही फर्म्स है, लेकिन कॉम्पिटिशन वहाँ तगड़ी होती है। इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। यहाँ पे क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। इनका यहाँ पर आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अगर बनाते हैं तो ये इनका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। इनका जो होता है सब्स्टिट्यूट क्या है, हो सकता है, ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो, ठीक है। तो फ्यू फर्म्स की होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, आपका टफ होता है। यहाँ पे कंपटीशन आपका क्या होता है, वो टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा तो प्रमोशन एज वेल एज एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हमारा रोल ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, 6 पॉइंट है हमारा ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मीन्स दैट फर्म टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म इवन थ्रो इंडिविजुअली। देखिए यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि सारी फर्म्स मिलकर अपनी इंडस्ट्री की क्या करेंगी, अपनी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे जो हमारी फर्म्स होती हैं वो बेसिकली होती क्या है, अपने आप इंडिविजुअली इनकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन ये सब मिलकर एक साथ बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, अपने इंडस्ट्री की, जाहिर सी बात है कि एक इंडस्ट्री में इतनी सारी फर्म्स है, जैसे मान लीजिए 5 फर्म्स है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सारे फर्म्स मिलकर अच्छा काम करेंगे तभी तो इंडस्ट्री को या फिर उनको प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी जो जड़ है ना वो एक जगह से जुड़ी हुई होती है। तो इसको प्रॉफिट में लाने के लिए, इसके बेटरमेंट के लिए, ये इनका एक ग्रुप बिहेवियर कहा जाता है कि इनका बिहेवियर जो होता है वो ग्रुप वाइज होता है, ग्रुप बिहेवियर होता है, ठीक है। बट इंडिविजुअली क्या होती है, इनकी आइडेंटिटी होती है। ग्रुप बिहेवियर मीन्स दैट फर्म टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म इवन थ्रो इंडिविजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सारे फर्म्स में क्या होता है, किसी एक इंडस्ट्री के ही होंगे। अब इंडस्ट्री को इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सारे फर्म्स मिलकर काम करेगी। सारे फर्म्स यही चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये क्या, ये इनका ग्रुप बिहेवियर है। बट हर फर्म इंडिविजुअली क्या होती है, उनकी एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट। सो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ओलिगोपोली मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको ओलिगोपोली के यहाँ पे पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। तो बेसिकली ओलिगोपोली में आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके सेलर होते हैं वो फ्यू सेलर होते हैं, एज वेल एज आपके फ्यू सेलर होते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो होमोजीनियस एज वेल एज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। डिओपोली में आपने क्या पढ़ा, डिओपोली में आपने ये चीज़ पढ़ा कि यहाँ पे जो आपके सेलर है वहाँ पे यहाँ दो सेलर होते हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपकी बनती है होमोजीनियस एज वेल एज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनती है, बट यहाँ पे इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ओके। लेकिन आप ये चीज़ कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर कोई भी मार्केट में अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके सब्स्टिट्यूट होंगे ही, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ा दिया, एज वेल एज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली एंड डिओपोली पढ़ा दिया। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स अगर मुझसे बोलने में अगर हो जाती है, क्योंकि मुझे लगातार बोलना पड़ता है, तो अगर बोलने में हो जाती है तो वो आप थोड़ा-सा समझिएगा। एज वेल एज से कोई और टॉपिक है, कुछ और आप चाहते हैं, कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ना, या फिर कुछ भी आपको लगता है, या फिर इस पीपीटी की नीड है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। Thank you. Please like, share and subscribe.